हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं एसपी पार्ट सेकंड, उसका चैप्टर 1 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यानी शेयर प्रकाशित करना कि शेयर को किस प्रकार से प्रकाशित किया जाता है। सार्वजनिक कंपनी विज्ञापन पत्र क्रय विवरण द्वारा दरखास्त निवेदन करके आम जनता को शेयर्स खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। वो क्यों देती है? क्योंकि इसके द्वारा पूंजी एकत्रित की जाती है। क्योंकि इतनी जब कंपनियां होती है तो उसमें पैसे भी बहुत सारे लगते हैं। अब इतने पैसे किसी के पास होते नहीं, इसीलिए कंपनियां क्या करती है, आम जनता को आमंत्रित करती है और अपने शेयर्स निकालती है। उसके द्वारा जो आम जनता से जो पैसा इकट्ठा होता है उसके द्वारा कंपनियों का विस्तार किया जाता है। कंपनियां निजी स्तर पर वितरण के द्वारा प्रतिभूतियाँ भी प्रकाशित करती है। इसके अलावा राइट यानी हक शेयर और बोनस शेयर भी प्रकाशित करती है। ये शेयर्स ही होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। भारत में शेयर अन्य प्रतिभूतियों के सार्वजनिक अभिदान के लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो 1956 में, कंपनी कानून 2013 और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंतर्गत सेबी कौन है? बैंक, इसके द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन देती हुई कंपनी इनका पालन भी करना जरूरी है। ये मार्गदर्शन कौन देती है? सेबी, ये बैंक देती है और इनका पालन सभी कंपनियों को करना पड़ता है। सार्वजनिक कंपनी, इसमें सार्वजनिक अभिदान के द्वारा, राइट अभिदान के द्वारा, बोनस शेयर के द्वारा और निजी स्तर पर शेयर के द्वारा आवंटन द्वारा शेयर को की पूंजी को एकत्रित करती है। यानी विभिन्न प्रकार से जो कंपनी है वो पैसे इकट्ठे करती है। कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल की अनुमति लेकर अंशधारी अपने पास के अतिरिक्त शेयर भी आम जनता को दे सकते हैं। अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा शेयर्स है तो वो भी आम जनता को दे सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा भी उन्हें पैसे यानी पूंजी प्राप्त होती है, जिसे बिक्री के लिए निवेदन दरखास्त भी कहते हैं। यानी बिक्री के लिए निकालना, निवेदन करा कि तुम हमारी ये चीज़ लो, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। जिसमें कंपनी विज्ञापन पत्र विवरण के द्वारा यानी पूरी संपूर्ण जानकारी के द्वारा आम जनता को शेयर और अन्य प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए आमंत्रण करती है। इस पुस्तक में कंपनी कानून 2013 में 15/5/2016 तक हुए जो परिवर्तन हुए थे को शामिल किया गया है। यानी इसके अंतर्गत जो भी परिवर्तन हुए थे उन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया था। किसी भी प्रकार के नोटिस, गश्ती पत्र, विज्ञापन पत्र और जो दूसरे दस्तावेज हैं वो कंपनी आम जनता को प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए आमंत्रण करती है। जो भी कंपनी है उनको आमंत्रण करती है, जिसे क्या कहते हैं, और वो उसे विज्ञापन पत्र या क्रय विवरण यानी विज्ञापन के द्वारा भी आम जनता को आकर्षित किया जाता है। सार्वजनिक अभिदान की समग्र जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करने के लिए कंपनी विभिन्न मध्यस्थियों, यानी खुद कंपनी काम नहीं करती, उसके लिए जो भी उनके मध्यस्थी होते हैं यानी दलाल वगैरह, लीड मैनेजर जो उसमें मैनेजिंग करते हैं, रजिस्टर, ट्रांसफ़र एजेंट, निर्गम बैंक आदि, इन अभिषेक, डिपॉजिटरी, क्रेडिट एजेंसी, स्टॉक एजेंसी, दलाल आदि की मदद ली जाती है। सार्वजनिक निर्गम करती कंपनी के सेक्रेटरी इन मध्यस्थियों की मदद से ही प्रवर्तमान कानूनों का पालन करके जो उस समय जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन किया जाता है और उसके अनुसार ही प्रतिभूतियाँ प्रकाशित करने की समग्र प्रक्रिया पूरी करते हैं। सार्वजनिक निर्गम के लिए क्रय विवरण को सेबी की यानी बैंक की स्वीकृति के बाद ही समग्र निर्गम विधि को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक शेयर आवेदन विधि और दूसरा है, एक तो शेयर किस प्रकार से आवेदन करके दिए जाते हैं और दूसरा है इसमें शेयर को बांटा किस प्रकार से जाता है।
अब इसमें पहला पॉइंट हमारा आएगा नहीं, अब इसमें आएगा 1.2, वो है अंश आवंटन की विधि, यानी अंशों को किस प्रकार से बांटा जाता है। ये वाला हमारे कोर्स में है, इससे पहले जो मैंने नहीं पढ़ाया वो हमारे कोर्स में नहीं है। सबसे पहले इसका अर्थ के अंश आवंटन का अर्थ होता क्या, अंशों को बांटना किस प्रकार से होता है। कंपनी के द्वारा प्रकाशित किए गए अंशों के संदर्भ में आम जनता की ओर से प्राप्त अंश आवेदन का आवंटन करना, यानी जो आम जनता है वो क्या करती है, आवेदन के द्वारा अंशों के लिए आवेदन करती है। अब वो जो आवेदन करती है उनको बांटना और आवेदन के डीमैट खाते में अंश जमा कराना। जब भी हम कोई शेयर का काम करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें डीमैट खाता खुलवाना आवश्यक है। अगर डीमैट खाता नहीं खुलवाया जाता तो हम ये शेयर का काम नहीं कर सकते, उसके माध्यम से ही हमारे काम होते हैं। डीमैट खाते में अंश जमा कराना और अंश आवंटन का वितरण करें, यानी अंश जमा भी उसी में डीमैट खाते में होते हैं और उनके द्वारा ही व्यक्तियों को बांटे जाते हैं। अब है इसमें अंश आवंटन की विधि, यानी आवेदन के डीमैट खाते में जमा कराना और उनको बांटना, यही क्या कहलाता है, अंश या वितरण कहलाता है। फिर है आवंटन की विधि, यानी किस प्रकार से अंशों को बांटा जाता है। अंश आवंटन की विधि को निम्नलिखित सोपानों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले है आसबा, यानी मान्य बैंक, जो भी उनके जो कंपनी की जो शेयर्स की जो कंपनी होती है, उनकी जो बैंक होती है, उनकी शाखाओं के द्वारा अंश आवंटन की रकम संबंधी आवेदक के खाते में स्थगित करना और स्थगित हुई आवेदक कंपनी के सार्वजनिक अभिदान के लिए नियुक्त सिंडिकेट मेंबर को सौंपना। जो कंपनी एक मेंबर चुनती है उसको उसके पास में ये सब भेज दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है सिंडिकेट मेंबर के द्वारा आवेदन की माहिती, यानी जो समय होता है यदि कि उसमें आवेदक का नाम होता है, यानी उसमें क्या क्या विवरण चाहिए, आवेदक का नाम होता है, उसमें विनियोगकर्ता का वर्ग, यानी किस व्यक्ति ने विनियोग किया है उसका वर्ग होता है, आवेदन किए गए अंशों की संख्या, यानी कितने संख्यों के कितने आवेदन के अंशों की संख्या आवेदन की है, अंश की कीमत, यानी अंश की क्या कीमत है, बुक बिल्डिंग ऑफर हो तो बिड सहित, और फिर आवेदन फॉर्म नंबर, यानी कौन से नंबर का उनका आवेदन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर, डीमैट नंबर और भरी रकम आदि, इन सब की संपूर्ण जानकारी शेयर बाजार के इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग सिस्टम में भरते हैं। आजकल वैसे भी सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ही काम किया जा रहा है। उसके बाद है सिंडिकेट मेंबर, तीसरा नंबर है सिंडिकेट मेंबर के द्वारा आवेदन और समस्त विवरण निर्गम अभिदान रजिस्टर को भेज दिया जाता है। आवेदन की समस्त जानकारी मानी शेयर बाजार को भी भेजी जाती है, यानी बाजार में भी भेजी जाती है और कंपनी के सिंडिकेट मेंबर के द्वारा अभिदान में भी भेजी जाती है। चौथा है अभिदान। अभिदान निर्गम रजिस्टर प्राप्त आवेदनों को विनियोगकर्ता के अलग अलग वर्ग, जो विनियोग करता है उनके अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे कोई फुटकर विनियोगकर्ता, उच्च नेटवर्क धारक, विनियोग धारक, विदेशी विनियोगकर्ता, कंपनी के कर्मचारी, संस्था की विनियोगकर्ता आदि वर्ग में बांटकर उनकी संपूर्ण जानकारी सहित के पत्रक को तैयार कर दिया जाता है। पांचवा है निर्गम रजिस्टर लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी, संचालक मंडल, ये सब मिलकर के अलग अलग वर्ग में आए आवेदन, यानी जो अलग अलग वर्ग जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे उनको आवेदन को उन वर्गों में आवंटित करके, यानी बांट करके अंशों के आधार पर आवंटन का आधार भी निश्चित करते हैं। 6 पॉइंट है आवेदन के लिए निश्चित किए गए आधार को ध्यान में रखकर के किस आधार पर उन्होंने अंशों को आवंटन किया है उनको ध्यान में रखकर अलग अलग आवेदकों के बीच निर्धारित अंशों का आवंटन किया जाता है। 7वां पॉइंट है अभिदान रजिस्टर के द्वारा
अंश आवंटन का पत्रक तैयार करके, यानी संपूर्ण उसकी जानकारी को इकट्ठी करके एक जगह लिख करके मान्य शेयर बाजार और डिपॉजिटरी और सेबी यानी बैंक को भेज दिया जाता है। और 8वां पॉइंट है, डिपॉजिटरी के द्वारा आवेदक के डीमैट खाते में अंश जमा किए जाते हैं, जो उन्होंने वो जो खाता खुलवाया होता है उसमें जमा किए जाते हैं। डिपॉजिटरी तरह मान्य शेयर बाजार के द्वारा आवेदकों को स्वीकृत हुए या अस्वीकृत हुए शेयर्स के बारे में SMS या ईमेल के द्वारा उनको जानकारी भी दे दी जाती है। इसके बाद लीड मैनेजर के द्वारा मान्य शेयर बाजार में शेयर पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी शेयर पूंजी जब शेयर खरीदते हैं उससे पहले काफ़ी सारी जो विधि है उन सबको ध्यान में रख करके उसके अनुसार ही काम किया जाता है, तब जा कर के जो अंशों का आवंटन होता है वो किया जाता है। अब है 1.4, 1.3 हमारे कोर्स में नहीं है। अब 1.4 वो है अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन। अनियमित अंश आवंटन किसे कहते हैं? अनियमित अंश आवंटन संबंधी जो कानूनी नियंत्रण या प्रावधानों का अमल किए बिना, यानी जो कानून होते हैं उनके अनुसार काम नहीं करते हैं, बल्कि इनका बिना अमल के अमल भी नहीं करते हैं, उनके नीति नियम को नहीं मानते हैं, अर्थात कि उसका उल्लंघन करते हैं, उनका उल्लंघन करके अंशों को आवंटन यानी बांट दिया जाता है, उसे अनियमित अंश आवंटन कहते हैं। और अनियमित अंश आवंटन के संयोग निम्न है। पहला है न्यूनतम भरपाई निर्गम प्राप्त किए बिना ही किया गया, यानी जो भी कम से कम जो पूंजी इनकी प्राप्त करनी होती है वो प्राप्त करते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, और क्या कर देते हैं, अंश को आवंटन कर देते हैं, जो कि क्या होता है, ये अनियमित कहलाता है। दूसरा है क्रय विवरण की नकल रजिस्टर ऑफ कंपनीज के समक्ष पंजीकृत न कराई हो, यानी कंपनी को कोई सी भी संपूर्ण जानकारी पंजीकृत रजिस्टर में नहीं हो। तीसरा है अंश आवेदन पत्र के साथ शेयर की दार्शनिक जो दिखाई गई जो कीमत होती है, दार्शनिक कीमत यानी मूल कीमत का कम से कम 5% अथवा सेबी द्वारा निर्धारित, यानी जो बैंक निर्धारित करती है, या तो 5% कम से कम, या फिर जो बैंक निर्धारित करती है उसकी रकम भी प्राप्त न हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अनियमित अंश आवंटन की विधि कहलाती है। कंपनी ने एस्क्रो बैंक खाता अनुसूची में खुलवाया ही ना हो, बिना बैंक जब खाता ही नहीं खुलवाएंगे तो फिर किस प्रकार से काम किया जाएगा, इसीलिए वो खाता खुलवाना इसमें आवश्यक होता है। लिस्टिंग के लिए जो लिस्ट बनाई जाती है, जो सूची बनाई जाती है, उसके लिए मान्य शेयर बाजार के साथ में समझौता न किया हो। जो लिस्ट है उनमें आपसी समझौता ही नहीं है, बस बिना वजह लिस्ट बना दी हो, तो भी वो अनियमित अंश आवंटन कहलाते हैं। डिपॉजिटरी के साथ जो डिपॉजिट करता होता है, अधिकारी होता है, उसके साथ कोई समझौता न किया हो, कोई बातचीत नहीं की गई हो। सेबी यानी जो बैंक की मार्गदर्शिका और कंपनी अधिनियम के प्रावधान का पालन किए बिना ही, यानी जो भी प्रावधान है, नीति नियम जो कंपनी के, उनको पालन नहीं किया गया हो। उनका पालन नहीं किया जाता है, तब भी अनियमित अंश आवंटन ही कहलाता है। सेबी मार्गदर्शिकाओं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना ही अंश का आवंटन किया गया हो। और क्रय विवरण यानी जो विज्ञापन पत्र में दी गई जो जानकारी है वो गलत मार्ग में दिखाई देने वाली हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित अंश आवंटन कहते हैं। अनियमित अंश आवंटन के प्रभाव क्या है? सबसे पहले इस पे प्रभाव क्या पड़ता है, अनियमित अंश आवंटन, यानी जब अंश आवंटन अनियमित हो, अपनी इच्छा से अंश आवंटन रद्द करा सकता है, क्योंकि उसने क्यों कानूनी कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है, तो जब उसकी मर्जी होती है तो वो अपने अंशों को रद्द भी करा सकते हैं और अपनी भरपाई रकम वापस प्राप्त कर सकते हैं। अनियमित अंश आवंटन के संयोग में उल्लेखनीय बात यह है कि
आवेदक जब चाहे तब रद्द करा सकता है। उसकी मर्जी होगी तभी वो अंशों को रद्द भी करा सकता है। उसके रद्द कराने की समय मर्यादा भी निम्न है। पहला है इसमें, वैधानिक प्रथम सभा बढ़ने के बाद, यानी जो उनकी प्रथम सभा होती है उसके बाद अंश आवंटन किया गया हो, अगर अंशों का आवंटन किया गया हो तो आवंटन की तारीख के बाद, जब भी उनको अंश आवंटन किए गए हो उसकी तारीख के बाद के 2 माह में अंश आवंटन रद्द करा सकते हैं। दूसरा है, वैधानिक प्रथम सभा बढ़ने के बाद 2 माह में हम रद्द करा सकते हैं, और यदि वैधानिक प्रथम सभा होने के बाद अंश आवंटन किया गया, सभा हो जाएगी उसके बाद में अगर अंश दिए जाते हैं तो आवेदन की तारीख के बाद ही 2 माह में अंश को आवंटन को रद्द करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है, कोई संचालक जानबूझकर वैधानिक आवंटन के प्रावधानों का उल्लंघन करे, अगर उसको पता है तो भी वह उसका उल्लंघन करता है अथवा अन्य किसी को वैसा करने दे, तो ऐसे अनियमित आवंटन के परिणाम स्वरूप कंपनी अंशधारी को कोई भी नुकसान हो या खर्चा हो तो उसकी भरपाई के लिए, उसका चुकाने के लिए संचालक खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि बातें भी उसी ने, आवंटन भी उसी ने किए। परंतु इस प्रकार का नुकसानी मुआवजा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई अंश आवंटन के बाद से 2 वर्ष की अवधि में शुरू करनी चाहिए। अब है अवैधानिक अंश आवंटन किस प्रकार से बांटे जाते हैं। अंश आवंटन अंशधारक और कंपनी के बीच हुआ करार है। ऐसा करार संपूर्ण करार तभी कहलाता है जब उसके आवश्यक तत्वों की उपस्थिति हो, अर्थात कि ऐसे आवश्यक तत्वों की कमी हो या फिर अंश आवंटन होता हो तो अवैधानिक अंश माने जाते हैं। दूसरा है निवेदन या दरखास्त। आवेदन अर्थात कि जो भविष्य में अंशधारक बनना चाहता है, यानी जो भविष्य में अंशधारक कौन बनेगा, जिसने अंश खरीदे, और भविष्य में आने वाले समय में कौन बनेगा, जिसके पास अंश है, बनना चाहता है, उसे कंपनी के समक्ष अंश खरीदने के लिए निवेदन किया हुआ होना चाहिए। आवेदन पहले करा हुआ होगा तभी उन्हें अंश प्राप्त होंगे। ऐसा निवेदन दरखास्त माना जाता है। फिर है यदि दरखास्त को स्वीकारना, वो तो था निवेदन करना, दरखास्त करना, अब है दरखास्त को स्वीकार करना। यदि आवेदन ने निवेदन किया हो तो कंपनी के द्वारा उसे स्वीकार किया होना भी चाहिए। यानी कंपनी स्वीकार तो करे कि अंश आवंटन किया, लेकिन आवेदन तो किया, लेकिन कंपनी अगर स्वीकार करती है तो तब जब कंपनी आवेदन पत्र भेजती है तब दरखास्त स्वीकार हो गई है उसकी जानकारी भी दे दी जाती है। ऐसा माना जाता है कंपनी अगर उसको मंजूर कर लेती है तो उसकी जानकारी, यानी वो स्वीकार कर लिया आवेदन को, तो उसकी जानकारी भी संपूर्ण उसको SMS ईमेल के द्वारा उसको आवेदनकर्ता को भेज दी जाती है। फिर है स्वीकृति की प्रतिफल। कंपनी को आवेदन पत्र में मांगी रकम आवेदक चुकाता है, जिसने आवेदक किया है यानी वो ही उसकी रकम को चुकाता है तथा उसने प्रतिफल चुकाया है, ऐसा माना जाता है। जो प्रतिफल चुका दिया जाता है तभी उनको अंश प्राप्त होते हैं। फिर है सेकंड पॉइंट, जिसमें बी में नियमन पत्र के प्रावधान के विरुद्ध अंश और आवंटन किए जाए तो ऐसे आवंटन अवैधानिक माने जाते हैं। कौन से वाले? जो नियमन पत्र के प्रावधान के विरुद्ध हो, नियमन के विरुद्ध के प्रावधान के विरुद्ध ना हो तो ठीक है, अगर विरुद्ध माने जाते हैं तो ऐसा आवंटन अवैधानिक आवंटन माना जाता है। सी, संचालक व्यक्तिगत रूप से अंश आवंटन को तो वह अवैधानिक माना जाता है। कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल द्वारा ही अंश आवंटन हो सकते हैं। डी पॉइंट है
मान्य शेयर बाज़ार में मान्य शेयर बाज़ार में कंपनी के अंशों की लिस्टिंग यानी जो लिस्ट बनाई जाती है उससे संबंधित आवश्यक प्रावधान का उल्लंघन किया जाए। जो लिस्ट बनाई गई है अगर उसमें भी कुछ उल्लंघन किया जाता है तो किया जाता है, और अंश आवंटन और फिर भी उल्लंघन करके जो अंश को बांट दिया जाता है तो वह कौन से माने जाएंगे? वे अवैधानिक अंश माने जाते हैं। फिर है अवैधानिक अंश आवंटन सिद्ध करने के लिए आवेदन करना ज़रूरी नहीं है। आवेदन करेंगे तभी अंश प्राप्त होंगे। आवेदन करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कौन से अवैधानिक है? जब कंपनी अधिनियम या अन्य किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण प्राथमिक रूप से ही अंश आवंटन करती है, आवेदन रद्द कर दिया जाए तो तब वैसा अंश आवंटन स्वतः ही अवैधानिक मान लिया जाता है। अब है अनियमित अंश आवंटन और अनियमित और अवैधानिक अंश आवंटन के बीच का अंतर, कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अर्थ से संबंधित कि अनियमित अंश आवंटन किसे कहते हैं। अनियमित अंश आवंटन कंपनी कानून में नियमित अंश आवंटन संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके किया गया अंश आवंटन, यानी जो कंपनी का में जो कानून का या कंपनी का जो उल्लंघन करके जो अंशों को बांटा जाता है वो कहलाते हैं अनियमित अंश आवंटन। और अवैधानिक कौन से होते हैं? अवैधानिक वे होते हैं जो भारतीय अधिनियम के अधीन कानूनी करार के या कंपनी कानून की वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन न करके, ये तो क्या करते हैं, कंपनी में उल्लंघन करके जो नियमित आवंटन जो उल्लंघन करके, और इसमें क्या होता है वैधानिक में, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अधीन जो कानून जो बनाया गया है या कंपनी कानून के वैधानिक व्यवस्था का पालन न करके, वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन न करके अंश आवंटन करे, उसे कहते हैं अवैधानिक अंश आवंटन। दूसरा है संयोग की दृष्टि से। संयोग में अनियमित अंश आवंटन विज्ञापन पत्र के पंजीयन से पहले, यानी विज्ञापन के पंजीयन से पहले, न्यूनतम निर्गम भरने से भी पहले, यानी न्यूनतम भरपाई भी नहीं भरते उससे भी पहले निर्धारित रकम न मिली हो, यानी कोई रकम भी नहीं दे रहे हैं और अंश आवंटन किया जाए और फिर भी उनको अंश दे दिया जाए, तब अंश आवंटन अनियमित अंश आवंटन कहलाता है। और आवेदन के द्वारा आवेदन न किया गया हो या कंपनी के द्वारा निवेदन स्वीकार न किया गया, या तो आवेदन ही नहीं किया या फिर कंपनी ने उसको स्वीकार ही नहीं किया गया हो, तो स्वीकार न किया गया हो, या निवेदक स्वीकृति की जानकारी कंपनी ने न दी गई हो कि तुम्हारे आवेदन स्वीकार कर लिए गए, इसकी जानकारी नहीं मिले, या फिर प्रतिफल का अभाव हो, कम हो उनको प्रतिफल, तब वह अवैधानिक अंश आवंटन माना जाता है। तीसरा है प्रभाव की दृष्टि से। अनियमित अंश आवंटन को अंश पाने वाले चाहे तो निरस्त यानी रद्द भी करा सकता है। जिसने अंश लिए हैं वो चाहे तो वो रद्द करा सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित समय मर्यादा में, यानी जो समय दिया हुआ होता है उसके समय सीमा में रह कर के ही वो रद्द करा सकता है, और उसकी कार्रवाई उसके उस समय के अंतराल रह कर के ही पूरी करनी होती है। और अवैधानिक में निरस्त कराने के लिए यानी रद्द कराने के लिए शेयर पाने वाले कोई कदम नहीं उठाने पड़ते। जिसने शेयर लिए हैं उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बल्कि नहीं करने पड़ते, कारण कि अवैधानिक अंश आवंटन शुरू से ही निरस्त माने जाते हैं, शुरू से ही गलत माने जा रहे, तो उसमें उनको कोई कदम भी नहीं उठाने पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है सदस्यता पर प्रभाव। अनियमित अंश आवंटन निरस्त किया जाए यानी रद्द किया जाए तो अंशधारक का नाम सदस्य पत्रक में से दूर किया जाने से सदस्य का भी अंत हो जाता है। जब उनका आवंटन ही, जब उनको अंश दिए ही नहीं जा रहे हैं तो उनका नाम भी नहीं होगा, अंशधारक का नाम नहीं होगा, यानी उस पत्र से हटा दिया जाएगा। और जब पत्र से हटा दिया जाता है तब उनकी सदस्य भी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अवैधानिक अंश आवंटन के संदर्भ में सदस्य प्राप्त न होने से, इसमें सदस्यता प्राप्ति नहीं होती है, तो
इसीलिए प्राप्त न होने से निरस्त होने का प्रश्न, तो इनको रद्द कराने का कोई प्रश्न ही सामने नहीं आता है, यानी प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। 5वां पॉइंट है जिम्मेदारी। अनियमित अंश आवंटन में जिम्मेदार अधिकारी कंपनी तथा अंशधारकों को नुकसान या क्षति की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। अनियमित अंश में क्या है, जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार अधिकारी होता है, क्योंकि जो भी गलतियां जो कराई जाती है बताई नहीं जाती, वो अधिकारी नहीं बताता, तो अंशधारक को नुकसान या क्षति की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। जो अंशधारक है, जो अंशों को लेते हैं, उनको नुकसान या क्षतिपूर्ति करने के लिए उनको ही जिम्मेदार बता दिया जाता है, क्योंकि अनियमित अंश आवंटन में जिम्मेदार अधिकारी कंपनी तथा अंशधारकों को जो भी नुकसान होता है उसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेदार माने जाते हैं। अवैधानिक अंश आवंटन में करार यानी जो समझौता होता है, जो अनुबंध हुआ ही नहीं, जो भी वो समझौता और अनुबंध सही रूप में माना ही नहीं जाता, इसीलिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये शुरू से ही किस प्रकार के बने होते हैं, ये शुरू से ही बिना कानूनी कार्रवाई के द्वारा ही बने हुए होते हैं। अब पढ़ेंगे हम त्यागपत्र। कंपनी अपने, ये तो क्या पढ़े थे अभी हमने, अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन। वैसे अगर हम अगर इसमें देखा जाए तो अंशों का आवंटन, अंश का हम जो भी क्रय विक्रय करते हैं वो कब कर सकते हैं, जब हम कंपनी के द्वारा, यानी जब हम नया अपने नाम का डीमैट खाता खुलवाते हैं। अगर डीमैट खाता जिस व्यक्ति ने नहीं खुलवाया तो वो किसी भी प्रकार से अपने शेयर्स का काम यानी अंशों का काम वो नहीं कर पाता है। अगर उन्हें अंश आवेदन करना है और अंशों को अगर बांटना करना है, अगर उन्हें अंशों की रकम की भरपाई करनी हो तो भी वो डीमैट खाते के द्वारा ही करेंगे। अगर उनके पास ऐसा नहीं है तो फिर वो इनके ज़रिए नहीं कर पाएंगे। अब है त्यागपत्र। कंपनी अपने वर्तमान अंशधारकों को अतिरिक्त अंश खरीदने के लिए आमंत्रण दे, उसे अधिकार अंश कहते हैं। यानी कंपनी क्या करती है, जो वर्तमान जो अंशधारक है, जो पहले से उनके पास जो चले आ रहे हैं, उनको ही और अंश खरीदने के लिए अगर आमंत्रण देती है, कहती है, तो उन्हें अधिकार अंश पत्र कहा जाता है। अधिकार के अंश यानी उनको अधिकार और अंश लेने का होता है, ऐसा कहा जाता है। यह एक प्रकार का फॉर्म है जिसका संबंध अधिकार के अंशों के साथ जुड़ा होता है। ये भी एक फॉर्म होता है जिसको भरना पड़ता है और ये उनको अधिकार प्राप्त होता है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। कंपनी आवेदन को उन्हें पहले से ही प्राप्त अंशों के प्रमाण में कुछ निश्चित अंश खरीदने के लिए आमंत्रण करती है, जिसे अधिकार का शेयर कहते हैं। यानी कंपनी उन्हें पहले से ही कुछ अंश खरीदने के लिए कहती है, यानी वो होते हैं उनके अधिकार का शेयर्स। कंपनी जो अधिकार स्वीकृत करती है वे सभी अंश या उसमें से थोड़े से अंशधारी दूसरे व्यक्ति को अगर देना चाहे तब वह जिस पत्र का उपयोग करता है उसे त्याग पत्र कहते हैं। यानी अपने हिस्से में से अगर वो किसी और को कुछ अंश देना चाहता है तो वो क्या कहते हैं, त्याग पत्र, यानी उसने त्याग किया दूसरे व्यक्ति के लिए। लेकिन जब वो अपने कुछ अंश किसी और को दे देगा तो उनके जो अंश थे उसमें से उसका हिस्सा हटा दिया जाएगा, उसका नाम हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने अंशों को त्याग करके दूसरे व्यक्ति को कुछ हिस्सा दिया है। ऐसा करने के कंपनी सुविधा भी देती है, ऐसा करने के लिए कंपनी भी बोलती है, उनको सुविधा दे देती है पूरी। इसके लिए कंपनी अपने नियमन पत्र में प्रावधान रखती है। इसीलिए त्यागपत्र अंश आवंटन पत्र के साथ ही भेजा जाता है। यानी कभी भी कोई भी कंपनी, यह कंपनी उनको अधिकार भी देती है। किसको देती है, उन व्यक्तियों को जिनके पास अधिकार होते हैं, उनको ये अधिकार देती है कि अपने अंशों को अपने इस अंशों के में से ही कुछ हिस्सा वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, जिसे त्यागपत्र कहते हैं। और यह कंपनी के माध्यम से ही किया जाता है, यानी उसकी स्वीकृति पूरी होती है और इसके साथ ही आवंटन पत्र के साथ ये चीज़ें भेजी जाती है। तो त्यागपत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग में
त्यागपत्र है जिसमें मूल अंशधारी हस्ताक्षर करके स्वयं कुछ अंश या सभी अंश अन्य किसी व्यक्ति को के पक्ष में त्याग करता है, ऐसा बताया जाता है। यानी व्यक्ति अपने जो अंश है वो किसी और व्यक्ति को पूरे दे देता है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि दूसरे भाग में अंश स्वीकृति की विनती करता है। दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करने के लिए कहता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में अंशों का त्याग किया, जिस व्यक्ति को अंश दिए गए हैं, वह व्यक्ति का इस विभाग में हस्ताक्षर करके अपने नाम पर अंश आवंटन करने की संपत्ति से विनती करता है। इसके साथ आज हम हमारा लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा।